वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है यम फॉर यम, मर्डर फॉर मोटिव। एक्चुअली एक अनरेटेड टाइप मूवी है, लेकिन मूवी बहुत ही सस्पेंस तरीके से गुजरती रहती है। क्लाइमैक्स तक भी पता नहीं चलता कि आखिरकार कल्प्रिट कौन है। मूवी के एंडिंग में भी एक और ट्विस्ट सामने आता है ऑडियंस के सामने। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही वासुदेव नाम के एक बहुत बड़े राइटर को दिखाया जाता है। फिलहाल ये वासुदेव कुछ सीरियल किलर्स के बारे में अपनी किताब लिख रहा होता है। काफी सारे देशों में काफी सारे सीरियल किलर्स गुजरे, लोगों ने उन सीरियल किलर्स का अलग अलग नाम रखा, लेकिन मैं अपनी इस किताब में एक बहुत ही अजीबोगरीब के सीरियल किलर के बारे में लिख रहा हूँ, जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, और वो भी एक अलग स्टाइल में। आखिरकार क्यों मार रहा है वो लोगों को, मोटिव क्या है उसका। लेकिन सच बात यह है कि वो सीरियल किलर हमारे बीच ही घूम रहा है। पुलिस वालों को उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। इसके कुछ दिनों के बाद हाईकोर्ट वासुदेव के उस किताब को बैन कर देती है कि वासुदेव ने अपनी किताब में सारी चीजें पुलिस के खिलाफ लिखी। उसके बाद सीन 5 साल के बाद शिफ्ट होता है। किसी जगह पर किसी मूवी की शूटिंग चल रही होती है। एक सीन खत्म होने के बाद मूवी का मेन कैरेक्टर मतलब हीरो रेस्ट लेने के लिए अपने कमरे पर जाता है। इसी दरमियान में एक मास्क वाला बंदा इस हीरो के कमरे पर आकर इसको बहुत ही बेरहमी से मार देता है। थोड़ी देर के बाद उस हीरो का असिस्टेंट इस हीरो के पास आकर वहाँ का माहौल देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं। फटाफट से चीखते हुए प्रोडक्शन वालों को बुलाता है कि सर रंजीत सर की मौत हो गई। उसके बाद राधा नाम की एक लड़की क्राइम सीन पर आती है, जो एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होती है। शॉकिंगली वो हत्यारा रंजीत को मारने के बाद उसको नंगा करके एक बहुत ही डिफरेंट पोज में बिठाकर जा चुका होता है। उसके बाद क्या था, सारे मीडिया में यही न्यूज वायरल होने लगती है कि दिन दहाड़े सुपरस्टार रंजीत की हत्या हो गई। कौन है इसके पीछे, क्या वजह हो सकती है, मारने वाला रंजीत को नंगा करके गया। उसके बाद एसीपी कृष्णा अपनी टीम के साथ इसी क्राइम सीन पर आता है। पहले तो कृष्णा यहाँ पर आते ही सारे मीडिया वालों को बाहर भेज देता है। अंदर जाकर देखने के बाद इसके भी होश ही उड़ जाते हैं। ऐसी अजीबोगरीब की हत्या इसने अपने करियर में नहीं देखी। उस कमरे की तलाशी लेने पर कृष्णा को एक लॉकेट मिलता है। बाद में कृष्णा कमिश्नर के पास आकर केस के डिटेल्स बताने लगता है कि किसी ने उस हीरो को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। उस जगह पर सीसीटीवी कैमरास तो मौजूद है, लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा। फॉरेंसिक रिपोर्ट और उसी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कदम उठा सकते हैं सर। उसके बाद हमको ये बात पता चलती है कि वो एसीपी कृष्णा और राधा वाइफ एंड हस्बैंड है। अब कॉफी पीते पीते राधा कृष्णा से पूछने लगती है कि कृष्णा, क्या क्राइम सीन पर तुमको कोई एविडेंस मिला। कृष्णा कहने लगता है हाँ, मुझे एक लॉकेट मिला। इस तरह से उस लॉकेट का फोटो भी राधा को दिखाने लगता है। राधा जब जब अपने फ्रेंड के कॉलेज पर आकर वहाँ के स्टूडेंट्स को जर्नलिज्म सिखाती रहती है, मतलब एज ए गेस्ट लेक्चरर की तरह आती जाती रहती है। दूसरी तरफ कृष्णा उस एक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल पर जाता है। डॉक्टर कहने लगता है कि सच में विक्टिम को बहुत ही बेरहमी से मारा गया, और उस हमले को देखकर ऐसा लगता है कि हत्यारा कोई साइको है। कृष्णा उस लॉकेट के बारे में पूछने पर डॉक्टर कहने लगता है कि वो लॉकेट उस एक्टर का नहीं है, शायद हाथापाई के दौरान किलर के गले से गिर गया होगा। वो डॉक्टर कृष्णा को एक और शॉकिंग बात बताने लगता है कि मैंने आज सुबह किसी न्यूज़पेपर पर एक पेंटिंग देखी, डेथ ऑफ द ग्लैडिएटर। रंजीत की डेड बॉडी उसी पोजीशन में थी। कृष्णा गूगल करने पर शॉकिंगली वही चीज होती है, मतलब हत्यारा रंजीत को मारने के बाद एक पेंटिंग के पोज में रखकर चला गया। दूसरी तरफ उसी जर्नलिज्म कॉलेज में रितिका नाम की एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है। फिलहाल रितिका साइड में आकर किसी से फोन में बात करते हुए कहने लगती है कि मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी, मुझे बार बार तंग मत करो। अब रितिका की बातें उसका एक क्लासमेट बंदा सुनकर उसको फॉलो करने लगता है। वो रितिका किसी लॉज के पास आकर एक मांस वाले बंदे से मुलाकात करने लगती है। ये सारी चीजें वो दूसरा बंदा अपने फोन में रिकॉर्ड करते रहता है। दूसरी तरफ वो एसीपी कृष्णा अपने पुलिस स्टेशन पर आकर सारी टीम को गैदर करके वो फेमस पेंटिंग को दिखाते हुए कहने लगता है कि पिछले 5 सालों में ऐसे सिमिलर पैटर्न से जो भी हत्या हुई वो सारे के सारे फाइल्स कलेक्ट करो, बाकी पीएस से भी डेटा कलेक्ट करो। क्या उनके पुलिस स्टेशन पर भी कुछ ऐसा ही केस आया था? तो पुलिस वाले उसी तरह से सारे फाइल्स को चेकिंग करते हुए फिल्टर आउट करने में लग जाते हैं। एट द सेम टाइम राधा भी इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। रिसेंटली वो एक्टर ने एक जिम की ओपनिंग पर गया था। उस जिम का सीसीटीवी फुटेज देखने पर राधा को ये बात पता चलती है कि एक अनजान बंदा उस एक्टर को फॉलो कर रहा था। राधा उस बंदे के बारे में पता करने की कोशिश करती रहती है कि आखिरकार वो बंदा कौन है, उस एक्टर को क्यों फॉलो कर रहा था। उस बंदे का नाम होता है दास। दूसरी तरफ कृष्णा का एक टीम मेंबर कृष्णा को फाइल देते हुए कहने लगता है कि सर पिछले 5 सालों में इसी तरह के 20 केसेस रजिस्टर हुए, मतलब हत्यारा अपने विक्टिम्स को फेमस पेंटिंग की तरह
हत्या करके चला गया। केसेस में एक भी क्लू नहीं है। कृष्णा समझ जाता है, जिसका मतलब हमारे शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है। दूसरी तरफ रितिका जब वापस अपनी क्लास पर आती है, वो बंदा रोहित, वही जिसको रितिका को फॉलो कर रहा था, रितिका से बदतमीजी से पेश आने लगता है। वो वीडियो दिखाकर, क्या तुम बाहर वालों के साथ ही लॉज पर जाते हो या तो फिर क्लास वालों के लिए भी कुछ है? रोहित की बातें सुनकर वो रितिका रोते हुए अपनी क्लास से बाहर चली जाती है। रितिका को रोता हुआ देख इसकी मैडम पूछने लगती है, अरे रितिका, लेकिन रितिका को उसकी मैडम की आवाज भी सुनाई नहीं देती। रितिका की मैडम रोहित के पास आकर इसको बहुत डांटने लगती है कि किसी की पर्सनल लाइफ में झांकते हुए तुमको शर्म नहीं आती। उसके बाद पुलिस वाले मीडिया के सामने आकर उसी साइको किलर के बारे में पब्लिक को आगाह करने लगते हैं। क्या हमारे शहर में हमारे बीच में एक साइको किलर घूम रहा है जो अपने विक्टिम्स को चुनकर फेमस पेंटिंग स्टाइल में मार रहा है। वो न्यूज सुनने के बाद राधा अपने बॉस के पास आकर उस वासुदेव की किताब के बारे में पूछने लगती है कि सर, एक दिन आपने मुझे एक किताब के बारे में बताया था। बॉस कहने लगता है, हाँ, ग्रेट राइटर वासुदेव ने उस किताब को लिखा, लेकिन गवर्नमेंट ने उस किताब को बैन कर दिया। राधा कहने लगती है कि सर, उस किताब में भी एक किलर एक अजीब के पैटर्न को इस्तेमाल किया था। क्या वासुदेव सर ने इसी किलर के बारे में आपने किताब में लिखा था? क्या आप मुझे वासुदेव का एड्रेस दे सकते हो? मैं खुद उनके पास जाकर उनकी किताब पढ़ना चाहती हूँ। उसी वक्त एक अनजान बंदा राधा के बॉस को एक कुरियर भेजता है। उस कुरियर को ओपन करने के बाद उसमें वार्निंग का एक टेक्स्ट होता है, उसी तरह से एक पेनड्राइव भी। उस पेनड्राइव में एक वॉइस नोट होता है। वो हत्यारा पुलिस वालों से चैलेंज करने लगता है कि स्टेट की पुलिस ने मेरे ईगो को हट किया। इस गेम में मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। आने वाले दिनों में और भी डेडली पेंटिंग्स देखोगे। राधा वही पेनड्राइव पुलिस वालों को देने पर कृष्णा भी उस नोट को सुनकर शॉक में रह जाता है। कमिश्नर कृष्णा से कहने लगता है कि कृष्णा, वो हत्यारा एक और हत्या करने से पहले तुम्हें उसको रोकना पड़ेगा। बाद में राधा उस वासुदेव के पास जाकर प्रेजेंट के हालात को बताते हुए वो किताब मांगने लगती है, लेकिन वासुदेव वो किताब देने से टोटली मना कर देता है। दूसरी तरफ कृष्णा का एक टीम मेंबर अर्जुन कृष्णा के पास आकर कहने लगता है कि सर, 2 महीने पहले रंजीत के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था। कोशिश करने वाला दास नाम का एक बंदा था और जिस दिन रंजीत की हत्या हुई, ये दास उसी शूटिंग लोकेशन पर भी था। कृष्णा कहने लगता है कि फटाफट से इस दास के बारे में पता करो। वो अर्जुन कहने लगता है कि सर, फिलहाल वो दास एक न्यूज चैनल पर गया है जहाँ पर आपकी बीवी राधा काम करती है। इस तरफ राधा उस दास को अपने पास बुलाकर कुछ पूछताछ करती रहती है। उसी वक्त कृष्णा यहाँ पर आकर उस दास को अपने साथ ले जाने लगता है। राधा समझाने लगती है, अरे कृष्णा, पहले मेरी बात सुनो। इस दास ने उस रंजीत की हत्या नहीं की। वो दास भी कहने लगता है कि सर, मैं उस रंजीत को मारना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं मारा। मैंने उसके साथ रियल एस्टेट का बिजनेस किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, रोड पर आ गया मैं। लेकिन कृष्णा उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता, उस दास को कस्टडी में ले लेता है। उसी वक्त वो सीरियल किलर कृष्णा को एक वॉइस नोट भेजता है। कहने लगता है कि एसीपी, 24 घंटों के अंदर मैं एक और फेमस पेंटिंग करने वाला हूँ, द लवर्स 2। चाहो तो तुम मुझे रोक सकते हो। बाद में पुलिस वाले मीडिया के सामने आकर दोबारा सारी पब्लिक को आगाह करने लगती है। एक्चुअली कल वैलेंटाइन डे होता है, स्पेशली कपल्स को वार्न करने लगते हैं। वो हत्यारे को पकड़ने के लिए कृष्णा के पास एक छोटा सा आइडिया होता है। पब्लिक से कहने लगता है कि आप अपने मोबाइल्स में रेड जीपीएस नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप पर किसी पर हमला करने वाला होगा, बस आप ऐप ओपन करके एक बटन दबा दो, नजदीकी पुलिस स्टेशन पर आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। हम सारे लोग एकजुट होकर कोशिश करेंगे तो वो हत्यारा पकड़ा जा सकता है। तो सारी पब्लिक उसी तरह से उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने लगते हैं। उसके बाद कृष्णा और उसके टीम मेंबर्स इन्हीं अलर्ट्स पर काम कर रहे होते हैं, तो काफी जगहों से इनको मैसेजेस आने लगते हैं। उस एप्लीकेशन के थ्रू कृष्णा 2-2 बंदों को उस लोकेशन के पास भेजते रहता है। एक्चुअली वो सारे अलर्ट्स हत्यारे के नहीं होते, मतलब उन लोगों की कुछ अलग ही प्रॉब्लम होती है। रात होने के बाद फाइनली आयशा नाम की एक लड़की कृष्णा को कॉल करके कहने लगती है कि सर, एक मास्क वाला बंदा हम पर अटैक कर रहा है। कृष्णा पूछने लगता है कि वो दिखने में कैसा है। आयशा कहने लगती है कि सर, वो बंदा तो मास्क पहना है, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड पर त्रिशूल का टैटू है। प्लीज सर, हमारी हेल्प करिए। जब तक कृष्णा उस स्पॉट पर जाता, उससे पहले वो मास्क वाला बंदा मतलब हत्यारा आयशा और उसके बॉयफ्रेंड रोहित को मार देता है। ये रोहित वही बंदा होता है जिसने रितिका को फॉलो किया था। एक और बात यह है कि वो आयशा और रोहित इन्फ्लुएंसर्स थे। सोशल मीडिया में इन दोनों के काफी सारे फॉलोअर्स थे। कृष्णा बहुत डिसअपॉइंट होने लगता है कि इन दोनों को बचा नहीं पाया। उसके बाद क्या था, सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है। जब कृष्णा वहाँ से बाहर आता है तो राधा इसका इंतजार करती रहती है। बातों ही बातों में राधा वासुदेव की किताब के बारे में बताने लगती है कि 5 साल पहले शहर में ऐसे ही हत्या हो रही थी।
उसके बारे में वासुदेव ने एक किताब लिखी, लेकिन बाद में उस किताब को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। मैं कल उनके पास गई थी किताब मांगने के लिए, लेकिन वो तो टोटली मना कर दिया। सो दूसरे दिन कृष्णा और राधा एक साथ उस वासुदेव के घर के पास जाते हैं। कृष्णा भी उस किताब को मांगने पर वासुदेव देने से मना कर देता है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट ने ही मेरी किताब पर उंगली उठाई, तो मैं क्यों तुम लोगों की मदद करूं? मैंने भी 30 साल तक जर्नलिज्म किया था। पुलिस जो केस सॉल्व नहीं कर पाई, ऐसे केसेस मैंने सॉल्व किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? इसी सरकार ने मेरी किताब को बैन कर दिया। जब से उस रंजीत की हत्या हुई, उसी टाइम से मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ। तुम पुलिस वाले एक ही बंदे के पीछे घूम रहे हो कि कौन मरा, किसने मारा, लेकिन तुम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि पास्ट में ऐसी घटना होने के बाद कौन बंदा बच पाया। कृष्णा शौक में रहकर पूछने लगता है, क्या उस हत्यारे से एक बंदा बच गया? कौन है सर वो? क्या नाम है उसका? इस तरह से फाल्गुन नाम के एक डायरेक्टर के बारे में बताने लगता है। एक और बात भी बताने लगता है कि वो हत्यारा सिर्फ फेमस लोगों को ही मारता है। वासुदेव इन दोनों को उस फाल्गुन के बारे में बताने लगता है कि हत्यारे ने उस फाल्गुन को मारकर वहाँ से चला गया, लेकिन घर वालों ने फाल्गुन को जिंदा पाया। फिलहाल एक रिहैब सेंटर में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हत्यारे को देखने वाला वो एक लौता बंदा है, लेकिन सर पर जोरदार चोट लगने की वजह से उसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कृष्णा को कॉल करके कहने लगता है कि सर, आयशा और रोहित का ऑटोप्सी करने पर मुझे ये बात पता चली कि हत्यारा लेफ्ट हैंडेड है। राधा उस फाल्गुन के पास जाती है जो रिहैब सेंटर में होता है। फिलहाल ये फाल्गुन बात ही नहीं कर पा रहा होता। जब राधा उस हादसे के बारे में पूछने लगती है तो इस फाल्गुन को फिट्स आने लगते हैं। डॉक्टर राधा को फटाफट से यहाँ से भेज देती है कि आप पेशेंट को ऐसे डिस्टर्ब मत करिए। दूसरी तरफ कृष्णा उस शूटिंग स्पॉट पर जो लोग थे उन सारे लोगों से इंक्वायरी करते रहता है। मतलब यही सवाल करने लगता है, क्या तुम्हारी क्रू में कोई लेफ्ट हैंडेड बंदा है, या तो फिर किसी के लेफ्ट हैंड पर त्रिशूल का टैटू देखा? इसी पूछताछ के दौरान को डायरेक्टर कृष्णा से कहने लगता है, हाँ सर, उस दिन जब शूटिंग चल रही थी तो एक बंदे के हाथ पर मैंने टैटू को देखा। वो बंदा हीरो के लिए जूस लेकर जा रहा था। मेरे पास कुछ मेकिंग वीडियोस है, शायद आपको काम आ जाए। इस तरह से उन वीडियोस को दिखाकर उस बंदे को दिखाता है कि इसी बंदे के हाथ पर त्रिशूल का टैटू है सर। कुछ दिनों पहले कृष्णा ने इसी बंदे की फोटो अखबार में देखा था। मतलब इस बंदे का नाम होता है जगदीश, जो जेल से पेरोल पर रिलीज होकर फरारी में होता है। पुलिस वाले सारे टीवी न्यूज चैनल्स में इस जगदीश की वांटेड फोटो चिपका देते हैं। अगर किसी को भी ये बंदा नजर आया तो फटाफट से पासी के पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्म करिए। कृष्णा जब उस जगदीश की हिस्ट्री चेक करता है, पता चलता है कि वो जगदीश भी लेफ्ट हैंडेड है। और उसी तरह जब ये जेल में था तो दीवारों पर अजीब की पेंटिंग्स ड्रॉ किया करता था। उसी वक्त वो किलर कृष्णा को कॉल करके कहने लगता है, ये क्या कृष्णा, तुम मुझे पकड़ने के बजाय जेल के चक्कर काट रहे हो? अगर मेरे बारे में और जानना है तो उसी जेल के पीछे के कब्रिस्तान पर आओ। जब कृष्णा और उसका टीम मेंबर उस कब्रिस्तान पर जाते हैं तो वहाँ पर एक कॉफिन बॉक्स होता है। उस कॉफिन को ओपन करने के बाद इसमें काफी सारी चीजें होती है। मतलब हत्यारा अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनके पास से कोई न कोई चीज ले लिया था। ये सारी चीजें देखकर कृष्णा को ये बात पता लगती है कि उस हत्यारे ने काफी सारे लोगों को मार दिया। अब शॉकिंगली वो जगदीश दूर से इन दोनों को ऑब्जर्व करते रहता है। दूसरी तरफ राधा की वो कॉलेज फ्रेंड राधा को कॉल करके कहने लगती है कि राधा, जिस बंदे की फोटो आप लोग टीवी पर दिखा रहे हो, मैं उस बंदे को जानती हूँ। एक्चुअली उस दिन रितिका जिस बंदे से मिलने के लिए लॉज पर गई थी वो जगदीश ही था। राधा यही बात कृष्णा को बताने पर कृष्णा उस रितिका का फोन ट्रैक करवाने लगता है। फिलहाल तो उस रितिका का फोन स्विच ऑफ होता है। लास्ट लोकेशन एक लॉज के पास दिखाया था। कृष्णा और राधा उस लॉज पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। पता चलता है कि सच में वो जगदीश इस लॉज पर स्टे किया था और रितिका इससे मिलने के लिए आई थी। फटाफट से उस जगदीश के रूम पर जाने पर फिलहाल रूम पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसी रूम में इन दोनों को रोहित का फोन मिलता है। यह देखकर कृष्णा समझने लगता है कि शायद आयशा और रोहित को रितिका और जगदीश ने ही मार दिया। कृष्णा अपनी टीम से कहने लगता है कि तुम लोग फटाफट से उस रितिका के बारे में फाइंड आउट करो। बाद में सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही खबर फैलने लगती है कि रितिका और जगदीश ने मिलकर ये सारी हत्याएं कर रहे हैं। उसी रात वो रितिका अपने मैम को मैसेज करके एक लोकेशन पर आने के लिए कहती है, वही राधा की फ्रेंड को। सो राधा की फ्रेंड उस लोकेशन पर जाती है। शॉकिंगली वो एरिया बहुत ही सुनसान होता है। वो रितिका अपने मैम के पास आकर कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। उसी जगह पर रितिका की मैम जगदीश को भी देखती है। इन दोनों को एक साथ देखकर रितिका की मैम डर के मारे वहाँ से बाहर आ जाती है कि कहीं ये दोनों मुझे भी ना मार दे। दूसरी तरफ कृष्णा का टीम मेंबर अर्जुन कृष्णा को एक पार्सल लाकर देने लगता है कि सर, किसी ने आपको ये कुरियर किया। इस पार्सल को ओपन करने के बाद इसमें एक पेनड्राइव होता है। पेनड्राइव में की वीडियो प्ले करने के बाद वो किलर कृष्णा से कहने लगता है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट है रितिका,
जो आप लोग ढूंढ रहे हो। उसी वक्त वो राधा की फ्रेंड कृष्णा के पास आकर यही बात कहने लगती है कि रितिका कहाँ पर है मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ वो हत्यारा रितिका को मार देता है। इसकी लाश को भी फेमस पेंटिंग की तरह कन्वर्ट कर चुका होता है। उसके बाद वो हत्यारा कृष्णा को मैसेज करने लगता है कि मैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग थिएटर में ड्रॉ करूंगा। कृष्णा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब हम शहर में किस थिएटर पर जाकर सर्च करें। राधा कृष्णा को एक जबरदस्त आइडिया बताती है कि हम लोग उस हत्यारे को स्पेस देंगे एक पर्टिकुलर थिएटर में घुसने के लिए। मतलब सारे थिएटर्स में पुलिस वाले होंगे, लेकिन एक थिएटर पर हम पुलिस वालों को नहीं रखेंगे, लेकिन वहाँ पर मफ्ती में कुछ पुलिस वाले रहेंगे। इसको जर्नलिज्म में एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। सो कृष्णा भी इस प्रोसेस को फॉलो करने लगता है। उसके बाद राधा अपने ऑफिस में बैठकर इसी केस के बारे में आर्टिकल लिखकर पेनड्राइव में कॉपी करके अपनी बॉस को भिजवाती है। दूसरी तरफ सारे पुलिस वाले हर एक थिएटर में हर एक शो पर जाकर चेकिंग करते रहते हैं। मतलब ये लोग उसी जगदीश को ढूंढते रहते हैं। फाइनली रात होने के बाद कमिश्नर खुद हर एक थिएटर पर जाकर चेकिंग करते रहता है। इसी दरमियान में जब वो कमिश्नर वॉशरूम पर जाता है तो शॉकिंगली हत्यारा उसी वॉशरूम पर होता है। उस कमिश्नर को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जब ये बात कृष्णा को पता चलती है, कृष्णा बहुत अफसोस करने लगता है क्योंकि इस कमिश्नर ने कृष्णा की बहुत सपोर्ट किया था। दूसरे दिन वो राइटर वासुदेव खुद राधा से मिलने के लिए उसके ऑफिस पर आता है। पहले तो उस कमिश्नर की मौत पर बहुत अफसोस करने लगता है। इस तरह से आपने वो किताब राधा को देने लगता है। शायद ये किताब पढ़ने के बाद आपको कुछ क्लू मिल जाए। वासुदेव जाते जाते ये भी कहने लगता है कि राधा हर एक को सस्पेक्ट करो, इंक्लूडिंग मी। कृष्णा और उसके टीम मेंबर्स उस थिएटर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उस थिएटर पर जगदीश आया था और इनको ये बात भी पता चलती है कि वो जगदीश एक ऑटो से इस थिएटर पर आया। फटाफट से उस ऑटो वाले बंदे को फाइंड आउट करके उससे पूछने पर वो बंदा कहने लगता है कि सर ये बंदा तो हमारी कॉलोनी में ही रहता है। इस तरह से वो ऑटो वाला कृष्णा को जगदीश का घर भी दिखाने लगता है। दूसरी तरफ वो राधा दोबारा उसी फाल्गुन से मिलने के लिए आती है। एक्चुअली बात यह है कि वासुदेव ने अपने किताब में इस फाल्गुन के बारे में भी लिखा था, उसकी फोटो भी छपवाई थी। उस टाइम फाल्गुन के गले में एक लॉकेट थी। शॉकिंगली ऐसी ही लॉकेट कृष्णा को मिली थी जब उस एक्टर की मौत हुई थी। फाल्गुन से उसी लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, क्या आप इस लॉकेट के बारे में जानते हो, याद है आपको? फाल्गुन को दोबारा फिट्स आने लगते हैं, लेकिन बाद में कंट्रोल करने के बाद कुछ बातें राधा को बताने लगता है। मतलब इतने सालों के बाद ये फाल्गुन बात करने लगता है, कहने लगता है कि वो लॉकेट मेरा ही है। मैंने अपना लॉकेट बहुत बड़ी एक्ट्रेस निर्मला के बेटे को दिया था उसके बर्थडे के दिन। उस वक्त उस बच्चे की उम्र थी 12 साल। बहुत ही अलग टाइप का लड़का था वो लड़का बहुत अच्छा पेंटर था। उसकी माँ उस लड़की के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया करती थी, जिसकी वजह से वो अकेला पड़ गया था। उसके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई थी। एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास वो ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन वो लड़का मुझ पर ही हमला किया, मारने की कोशिश की। उसके बाद राधा ललिता नाम की एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाती है। मतलब इसी हॉस्पिटल में उस लड़के का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो डॉक्टर ललिता कहने लगती है, हाँ 15 साल पहले निर्मला ने अपने बेटे को मेरे पास लेकर आई थी। इस तरह से उस लड़के के बारे में कुछ बातें राधा को बताने लगती है। उसके बाद पुलिस वालों को किसी जगह पर लाश की इन्फॉर्मेशन मिलने पर पुलिस वाले जब वहां पर जाते हैं तो एक बक्से में जगदीश का सर होता है। यह देखकर कृष्णा एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। मतलब उस ऑटो वाले बंदे ने कृष्णा को उस जगदीश के घर के पास लेकर गया था ना। जब कृष्णा और अर्जुन उस जगदीश के पास गए थे, जगदीश समझाने लगता है कि सर मैं उस रंजीत को मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। वो मेरा फ्रेंड था। एक दिन मैंने उसको अपनी जीएफ से मिलवाया था। उसने मेरी जीएफ को मूवीज का धोखा देकर उसको इस्तेमाल कर लिया, उसकी मौत का कारण बना और पुलिस वाले उस केस में मुझे गिरफ्तार किया। उसे मारने के लिए शूटिंग स्पॉट पर जाकर उसके जूस में जहर मिलाया, लेकिन वो रंजीत जूस पीकर नहीं मरा था, किसी ने उसको मार दिया। वो रितिका मेरी कजिन है सर। उस रोहित ने रितिका की वीडियो बनाकर क्लास में जलील किया। फेब 14 के दिन मैंने रोहित के पास जाकर उसे मार पीट कर वार्निंग दिया कि वो रितिका के पास ना आए। उसके फोन को भी छीन लिया था मैंने। जब पुलिस वाले रितिका और मेरे बारे में ढूंढ रहे थे तो रितिका अपने मैम को फोन करके बुलाया मदद मांगने के लिए, लेकिन रितिका की मैम मुझे देखकर डरकर वहाँ से भाग गई। और ज्यादा प्रॉब्लम ना आए मैं वहाँ से निकल गया। मेरे जाने के बाद रितिका को किसी ने मार दिया सर। काश अगर मैं वहीं पर रहता तो रितिका बच जाती। ऐसा कहकर वो जगदीश वहाँ से भाग जाता है। प्रेजेंट डे पर कृष्णा यही बात राधा को बताने लगता है कि जिसका मतलब वो जगदीश हत्यारा नहीं है। राधा कहने लगती है कि कृष्णा हत्यारे के नाम जितिन है। मैंने एक डॉक्टर के पास जाकर उसके बारे में पता किया। राधा को उसका असली नाम उस ललिता से पता चला, वही लेडी डॉक्टर से। जब वो ललिता उस जतिन को ट्रीट कर रही थी तो इसको ये बात पता चली
कि जतिन के अंदर एक अजीब का डिसऑर्डर है। पता नहीं कौन से इसकी जात का डिसऑर्डर है वो। मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वाला डिसऑर्डर। मैं जो चीज चाहे कर सकता हूँ। उस टाइम उस जतिन का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन जतिन की माँ मरने के बाद जतिन उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गया। उसके बाद कृष्णा को अपने ही टीम मेंबर अर्जुन पर शक होने लगता है। मतलब जब भी मर्डर्स हुए अर्जुन इसके साथ नहीं था, और उसी तरह से वो अर्जुन थोड़ा सा लेफ्ट हैंडेड भी है। उसी वक्त वो अर्जुन कृष्णा को एक पेनड्राइव लाकर देने लगता है। सर, जहाँ पर कमिश्नर की हत्या हुई उस जगह पर ये पेनड्राइव मिला। इस पेनड्राइव में आपकी वाइफ राधा लिखी हुई आर्टिकल है इसी केस के बारे में। कृष्णा सोचने लगता है कि राधा का पेनड्राइव क्राइम सीन पर कैसे हो सकता है। कृष्णा यही बात राधा को फोन करके बताने लगता है। राधा कहने लगती है कि कृष्णा, मैंने हत्यारे के बारे में पता कर लिया है। ऐसा कुछ बताने ही वाली होती है, उसी वक्त वो हत्यारा राधा को बेहोश करके किडनैप कर ले जाता है। कृष्णा फटाफट से राधा के फोन को ट्रैक करवाने लगता है, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ वो हत्यारा राधा को किसी जगह पर लाकर बांध देता है। शॉकिंगली वो हत्यारा और कोई नहीं, राधा के ऑफिस में काम करने वाला प्यून होता है। नाम होता है रवि। एक्चुअली उस दिन राधा ने इसी रवि को अपना पेनड्राइव दिया था बॉस को देने के लिए, लेकिन रवि ने अपने बॉस को नहीं दिया। इसी से राधा इस रवि के बारे में पता कर लेती है। अब रवि के बारे में कृष्णा को ना पता चले, इसीलिए राधा को मारने के लिए यहाँ पर लाता है, एक मम्मी के स्टाइल में। इस तरह से राधा के सारे बॉडी पर कपड़ा लिपेटकर जब मारने वाला होता है, उसी वक्त कृष्णा यहाँ पर पहुंचकर रवि पर शूट करके इसको मार देता है। एक्चुअली जब रवि राधा को बांध रहा था तो अपने स्मार्ट वॉच के जरिए से इसका लोकेशन ऑन कर दिया था। उसके बाद सारे टीवी न्यूज चैनल्स पर यह न्यूज टेलीकास्ट होने लगती है कि फाइनली वो जतिन सीरियल किलर मारा गया। उसके बाद राधा उसी डॉक्टर ललिता के पास आती है थैंक यू बोलने के लिए। शॉकिंग बात यह है कि उस जतिन के पीछे ये ललिता भी होती है। मतलब राधा ने जतिन के प्रिस्क्रिप्शन को चेक किया था तो उसमें तो कुछ और ही दवाइयाँ थी। मतलब ललिता जतिन का ट्रीटमेंट नहीं कर रही थी, उसको इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि इसकी जात का इस ललिता को भी कुछ अजीब का डिसऑर्डर होता है। पता नहीं कैसे कैसे डिसऑर्डर होते हैं बेवड़े सालों को। छुपे रहकर काम करना, ऐसा कुछ डिसऑर्डर होता है इस मोहतरमा को। अब कहीं ये पकड़ी ना जाए, ललिता अपनी गन से अपने आप को मार लेती है पुलिस आने से पहले। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।